हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट जो हमारा हिंदी उपन्यास की सीरीज चल रही है, यूनिट 6 है यूजीसी नेट का जो हम पढ़ रहे हैं। आज उसमें हमारा उपराग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जो मैं ये आपके लिए क्लासेस लेके आ रही हूँ, वैसे तो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं और मुझे पता है अभी पेपर नहीं है, तो इसलिए बच्चे सीरियस भी नहीं है। कोई नहीं, वो तो जब पेपर आएगा ना तब इधर उधर भागेंगे फिर। लेकिन जो अच्छा जो सही टाइम है वो यही है। पेपर की जो तैयारी होती है ना, वो 2-3 महीने पहले होती है, बल्कि 1 महीने पहले से तो वैसे ही नर्वसनेस हो जाती है, समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छोड़ें क्या करें। तो इसीलिए तैयारी में आप अच्छे से जुट जाओ। ऐसे मत समझाओ कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो दिसंबर का टाइम है, अभी तो फॉर्म भी नहीं निकला है, पता नहीं पेपर कब होगा। पेपर दिसंबर में ही होगा। 99% 1% चांस है आगे जाने के, क्योंकि जो भी एजेंसी है वो अपने टाइम टू टाइम ही पेपर को करवाने का अपना रखती है ना। उसको पेपर टाइम टू टाइम ही करवाना है। दिसंबर में ही होता है, भले इस बार रीनेट हुआ था, लेकिन वो दिसंबर में ही कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, फॉर्म जब निकलेगा तब निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर अच्छा लगता है मेहनत, मतलब मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो कम से कम एक लाइक कर दिया करें और आप भी अच्छे से मेहनत करें। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अदरवाइज़ अंदर से थोड़ा सा कहते हैं ना, वैसे तो मतलब डिमोटिवेशन सा होता है कि पता नहीं बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, देख भी नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर दो बच्चे भी, अगर कोई ना देखे तो मैं क्लास ना बनाऊं, लेकिन अगर दो बच्चे भी देख रहे हैं तो फिर ये लगता है कि हाँ, उन बच्चों को तो फ़ायदा है, उनके लिए मुझे क्लासेस लेके आनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप देखें, तैयारी करें अपनी अच्छे से और मुझे भी सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो चलते हैं, हम अपने राग दरबारी को आज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है। ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है। यह उपन्यास व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। व्यंग्य आप समझते ही होंगे, व्यंग्य क्या होता है, किसी दूसरे पर कटाक्ष करना किसी चीज़ पर। ठीक है, तो ये व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय, शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ठीक है, इसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई हैं। जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं, उन्होंने बिल्कुल खुलेआम इस को चुनौती दी है। भारत में जो भी बुराइयां फैली हुई थी उनको। 1969 में इसके लिए लेखक को साहित्य अकादमी में मिला था। देखो, 1968 में अंग्रेज नहीं थे यहाँ पर, है ना, अंग्रेज नहीं थे। अगर वो अंग्रेज़ों के समय पर ऐसा जिसने भी किया, जिसने भी सरकार के खिलाफ या बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर अब अंग्रेज नहीं थे, इसलिए उन्होंने 1969 में लेखक को इसके लिए साहित्य अकादमी भी दिया था। ठीक है, ये 35 अंशों में, ये ध्यान रखना है, 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित है। ठीक है, 35 से याद आया कि यहाँ पर एक हमारे जो देवरानी जेठानी उपन्यास है, देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, एक उपन्यास है पंडित गौरी दत्त शर्मा का, तो वो भी 35 पृष्ठों का, ये अंशों में है, वो पृष्ठों में एक लघुकाय उपन्यास है वो भी। ठीक है, तो ऐसे करके एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ा करो, चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक और अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो 35 अंशों में विभक्त है, रिपोर्टाज शैली में रचित है। इसमें सिपालगंज गांव के माध्यम से, ये नाम ध्यान रख लेना, इसमें सिपालगंज का नाम आया है। ये 2-3 गांवों के नाम हैं सिपालगंज, जैसे कि राग दरबारी में आता है। मेरीगंज जो है वो मेला आंचल में आता है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणुका है। ये सारे उपन्यास इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और अगर आप इसकी सीधी थ्योरी ही पढ़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे किसी कारणवश, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें सिपालगंज गांव के माध्यम से स्वतंत्र उत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोल करके रख दी है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना
दोनों का अनुभव एक साथ होता है। ये व्यंग्य शैली में है। जब व्यंग्य शैली में कोई चीज़ होती है ना तो वो दूसरे पर, उसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता है, उसमें कुछ मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है और रोना भी आता है उस व्यवस्था को देख करके। तो दोनों का अनुभव एक साथ इसमें होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर प्रदान करता है। ये जो उपन्यास है क्या करता है, आत्मनिरीक्षण का भी अवसर प्रदान करता है। थोड़ी सी इसकी कथा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इस उपन्यास की जो कहानी है वो मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि पूरे गांव के माध्यम से कहानी दिखाई गई है। ठीक है, इसमें कोई मुख्य पात्र नहीं है कि हाँ इसी एक पात्र के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये इसमें पूरे गांव की व्यवस्था को दिखाया गया है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पर दो ध्रुवों पर केंद्रित है। एक तो इसमें वैद्य जी हैं, ठीक है, कौन है, वैद्य जी, और दूसरा रामदीन भीकम खेड़वी है। ठीक है, रामदीन भीकम खेड़वी। वैद्य जी बड़े चालाक, चतुर और कुटिल पात्र हैं। ठीक है, वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमाए बैठे थे। वैद्य जी हैं वो अच्छे आदमी नहीं हैं, मतलब बेकार आदमी हैं। और उनके दो पुत्र हैं, दोनों के दोनों शैक्षिक मामले में नालायक निकले। दोनों ही पढ़ने में क्या थे, एकदम बेकार। ठीक है, बड़ा बेटा पहलवानी करने लगता है और जो छोटा बेटा है और रुपन रुपन जिसका नाम है, वो कई सालों से 10वीं का छात्र है। उसे 10वीं का ही मतलब पेपर पास नहीं हो रहे हैं, तो 10वीं का छात्र है कई सालों से लगातार, और छात्रों के बीच में नेता बन बैठा है ना। अब तो नेता बनेगा ही, क्योंकि पेपर तो दिए नहीं जा रहे, पास तो हुआ नहीं जा रहा। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है, ये ध्यान रखना। जो रंगनाथ है वो वैद्य जी का भांजा है, जो शहर से पढ़कर मामा के पास गांव में आता है सिपालगंज में। वह अपने किताबी आदर्शों को लेकर गांव में आता है, लेकिन गांव में धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, शैक्षिक तंत्र और सामाजिक तंत्र में व्याप्त बुराइयों से होता है। वो बेचारा किताबें पढ़ लिख करके आता है, कुछ आदर्शों को लेकर के आता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो सामना है वो किससे होता है, बुराइयों से होता है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी, पर उसकी कोशिश असफल रही और उसने भी हार मान ली और अंत में गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र उससे कहता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह पर तो बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, इस बात से लेखक ने ये संकेत किया है कि देश भर में ना जाने कितने ऐसे सिपालगंज की तरह के गांव भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये लेखक कहना चाहता है कि सिपालगंज सिर्फ एक ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर ये सारी बुराइयाँ हैं, बल्कि देश भर में पता नहीं कितने गाँव में इसी तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस उपन्यास में राग दरबारी से अभिप्राय है कि वैद्य जी की बैठक केवल उन्हीं का राग न होकर समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजातंत्र में पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में हथकंडे से लेकर गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण और उत्पीड़न चारों तरफ व्याप्त हैं। चुनाव वगैरह जब होते हैं तो आप जानते ही हैं, आप में से बहुत से बच्चे अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो ज़्यादा अच्छे से उनको पता होगा कि क्या हालत रहती है जब वहाँ पर राजनीति मतलब राजनीति या चुनाव वगैरह होते हैं। ठीक है, तो राजनीति मुझे लगता है आजकल शहरों से ज़्यादा गांव में हो रही है। वैद्य जी, इसके पात्रों को देख लेते हैं। केंद्रीय सत्ता के प्रतीक हैं, जो गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। ठीक है, बद्री पहलवान इसका बड़ा बेटा है जो कि पहलवानी करता है। कौन है ये, पहलवान है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। रुपन छोटा बेटा है जो कि 10वीं का छात्र कई सालों से। रंगनाथ भांजा एमए करके सिपालगंज आया है। छोटे पहलवान ये बद्रीनाथ का शिष्य है। किसका, बद्री पहलवान का शिष्य है छोटे पहलवान। प्रिंसिपल साहब ये छंगामल इंटर कॉलेज के कौन है, प्रिंसिपल हैं। ठीक है, खन्ना मास्टर ये छंगामल जो इंटर कॉलेज है उसमें इतिहास के अध्यापक हैं। मास्टर मोतीराम ये भी एक अध्यापक हैं और साथ में आटा चक्की भी चलाते हैं। जोगनाथ गुंडा है। जोगनाथ कौन है, गुंडा है और हर समय नशे में चूर रहता है। जो जोगनाथ है वो नशे में चूर रहता है। शनिचर, नाम ही शनिचर है इसका, है ना, लेकिन मंगलदास इसका मूल नाम है। मंगलदास क्या है, मूल नाम है, लेकिन शनिचर कह के बुलाया जाता है। वैद्य जी का नौकर है, अंत में इसको प्रधान बना दिया जाता है। देखो, लंगड़, लंगड़ कौन है, भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है लंगड़। बेला कौन है, गयादीन की कुमारी लड़की है।
लेकिन ये कुंवारी होकर के भी वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। रामदीन भीकम खेड़वी ये अफीम कारोबारी है, ठीक है। रामदीन भीकम खेड़वी कौन है? अफीम कारोबारी है। और गौण पात्रों की बात करें तो कालिका प्रसाद और ये जो रामदीन भीकम खेड़वी है, इसका याद रख लेना, ये वैद्य जी का क्या है? विरोधी भी है। वैद्य का विरोधी है, वैद्य का विरोधी है ये, ठीक है। कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गयादीन ये पात्र याद रख लेना, गयादीन की वो लड़की है बेला। पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। गौण पात्रों को आप अच्छे से याद किया करो, सिर्फ अब मुख्य पात्र नहीं पूछे जाते, वो जमाना गया जब मुख्य पात्रों से ही क्वेश्चन आते थे, अब गौण पात्रों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, नहीं तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। उपन्यास में कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना की गई है। जो उपन्यास है इसमें कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना की गई है। मुहावरे व लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया गया है, ठीक है। व्यंग्य प्रणाली है तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो होंगे ही। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल मैंने एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू कर दी है, किसकी? घास खोदने की। ये कौन कहता है? रंगनाथ, क्योंकि एमए तो वही करके आया था। इस कथन से वैसे भी पता चल ही जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब पढ़ लिया, याद कर लिया, तो रंगनाथ कहता है। और किससे कहता है? ड्राइवर से। एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसी से ये कहानी शुरू होती है। आगे चलते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया, ठीक है। तो ये वैसे ही राग दरबारी में कुछ उद्धरण है। हर हिंदुस्तान की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत होगी वही मुंह मारता है, ठीक है। हर हिंदुस्तानी की यही हालत होती है, 2 पैसे की जहाँ पर किफ़ायत होगी वह उधर ही मुंह मारता है। ये मास्टर मोतीराम कहता है, किससे? लड़कों से। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ और नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। गुटबंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है, ठीक है। मतलब हर कोई हो, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा ज़्यादा अच्छे स्थिति में जी रहा है, दूसरे को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी स्थिति में जी रहा हूँ, है ना। ऐसा होता है, लेकिन सबके सब कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। आप बावन हैं और मैं भी बावन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, ऐसा कौन बोलता है? चपरासी प्रिंसिपल से कहता है। किससे कहता है? चपरासी बोलता है ये बात प्रिंसिपल से। नमक से नमक नहीं खाया जाता, ये चपरासी प्रिंसिपल से कहता है। दोनों के दोनों कौन है? बावन है, यानी कि ब्राह्मण बोलते हैं बावन को। संविधान एक कविता का नाम है, जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल उसमें राग दरबारी में लेखक ने दिए हैं। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उस बीमारी का नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शस, ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शस। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें, ठीक है। हमें बराबर खुश रहना चाहिए, गरीबी तभी मिटेगी। अगर जितना ज़्यादा दुखी रहेंगे, देखो वैसे भी जो ज्योतिष शास्त्र वो बोलता है कि अगर हम दुखी रहते हैं तो दुख हमें और ज़्यादा दुखी करते हैं, ठीक है। और अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास जो दुख होते हैं ना, वो भी डर करके भाग जाते हैं। मतलब डर करके मतलब है, हम जब खुश रहेंगे ना तो दुख अपने आप हमें कम लगने लग जाएंगे। तो ये ज्योतिष शास्त्र का भी कहना है, और आप आजमा के देख लेना अपनी ज़िंदगी में, ये बात बिल्कुल करेक्ट भी है ना। ऐसा ही होता है, जब हम दुखी रहते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ से दुख हमें हमारे ऊपर जैसे मुसीबत बन के आ ही जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन जब हम खुश रहने लगते हैं तो जो दुख होते हैं ना, वो भी हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा ही है, इसलिए खुश रहा करो। आप लोग चाहे सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश रहूँगी। हाँ, हालांकि थोड़ा सा मुझे दुख होता है
कि बच्चे देख लेते हैं लेकिन पसंद नहीं करते, बताते भी नहीं हैं कि उनको क्लास कैसी लग रही हैं। मैं अभी लाइव आने की भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा है ना। अदरवाइज़ मैं आपके मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मुझे पता चलता रहे, फीडबैक मिलता रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं ऐसे ही क्लास बनाती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है रिकॉर्ड करके, पता नहीं ऐसा लगता है बच्चे देख भी रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है ये। अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार यूजीसी नेट देने जा रही हो, तो मैं आपसे 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने अगर मेरी सारी क्लासेस को पढ़ लिया, मेरे साथ में आपने तैयारी कर ली, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप 100% अपना पेपर पास कर ले जाएंगे। लेकिन भाई देखो, याद आपको करना पड़ेगा। आप ये मत बोल लेना कि आपने आपकी सारी वीडियो तो देखी थी लेकिन पेपर पास नहीं हुआ। ये नहीं होता। पेपर पास तो तभी होता है जब आपको सारी चीज़ें याद होंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सारी चीज़ें बस इतना पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, यहीं से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। और अगर आप पसंद आता है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, जिन्होंने नहीं किया। अगर आपका मन करे तो, नहीं करे तो बस मैं क्या ही कहूँ, बच्चे करते ही नहीं है, इसलिए मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? दादा ये सिपालगंज है। यहाँ ये बताना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये कहता है रुपन रंगनाथ से। रुपन किससे कहता है? रंगनाथ से कहता है, यानी कि अपने भांजा है ना उसका, अपने बुआ के लड़के से बोलता है, ठीक है। बुआ का लड़का हुआ ना भांजा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देख लेते हैं श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में। उपन्यास के बारे में तो हमने पढ़ लिया। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 1925 में होता है और 2011 में ये स्वर्ग सिधार जाते हैं, ठीक है। मतलब चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके 2011 में। अन्य उपन्यासों की इनकी बात करें, सारे ही उपन्यास हैं बल्कि। सूनी घाटी का सूरज, श्रीलाल शुक्ल, ये कहाँ पर है? 1957 में इन्होंने ये लिखा था। सूनी घाटी का सूरज कैसा होता है? लाल लाल होता है, ठीक है, लाल लाल दिखाई देता है। अज्ञातवास, अज्ञातवास में कौन गए? श्री राम, यानी कि श्रीलाल श्री राम। लाल गए कौशल्या के लाल। अज्ञातवास। राग दरबारी, राग दरबारी ने अपनी पढ़ाई है 1968 में, और 1969 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, ठीक है। और जो तमस हमने पढ़ा था, तमस भी 1973 में ही प्रकाशित हुआ था। आदमी का जहर 1974 ईस्वी। मकान 1976। मकान कौन बनाएगा? हमारा लाल बनाएगा। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी। विश्रामपुर का संत 1998। राग विराग इन्होंने लिखा था 2001 में, ठीक है। पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2001। तो आई थिंक आपको पसंद आएंगे, और जितना भी ज़रूरी था वो मैंने सब पढ़ा दिया है। बाकी अगर आप कहीं से कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इतना पढ़ लेना और याद कर लेना। पेपर आपका क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा, लेकिन याद सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। चलते हैं, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो बता देना।